दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सल्तनत कालीन के विविध क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्तनत काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे वह पहले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है अभी के 2 वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे जो थोड़े बहुत छूट गए थे। ठीक है, मेनली इसमें इस्लाम धर्म के उदय के बारे में और उनके प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 570 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी को माना जाता है और इनका जो जन्म है वह मक्का में हुआ था। लगभग 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे उनका नाम अब्दुल्ला था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, जो अब्दुल मुतालिब के पुत्र थे और कुरैश कबीले के थे। कौन से कबीले के? कुरैश कबीले से रिलेटेड थे। और मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिताजी का जो है वह स्वर्गवास हो गया था। उनके जो दादा थे जिनका नाम था अब्दुल मुतालिब, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद खदीजा नामक एक विधवा से इनका विवाह कर दिया गया था। और फिर मोहम्मद साहब को लगभग 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के एक गुफा है जिसका नाम है हीरा। तो हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम संदेश मिला और अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, यह इनको पता चला। और मोहम्मद साहब जी ने अपना जो पहला उपदेश है वह अपनी पत्नी को ही दिया था जिनका नाम खदीजा था, जो उनकी पहली शिष्या भी बनी थी। और फिर उसके बाद 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। इसके याद में 622 ईस्वी को हिजरी संवत प्रारंभ किया गया। कौन सा? हिजरी संवत जो है वह प्रारंभ किया गया था। और इस्लाम के प्रचार के बाद लगभग 62 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में मतलब यानी कि 10 हिजरी में उनका स्वर्गवास हो गया था। और इस्लामी परिभाषा में पैगंबर मोहम्मद जी के कथनों, कर्मों और कार्यों को क्या कहा जाता है? उनके कथनों, कर्मों और कार्यों को हदीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हदीस कहा जाता है। इसे मूलतः इस्लामिक कानून माना जाता है। क्या? इसे मूलतः इस्लामिक कानून जो है वह माना जाता है। और हदीस के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से का नाम है मतन और जो दूसरे हिस्से का नाम है सनद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि हदीस है क्या? हदीस एक क्या है? हदीस जो है वह एक इस्लामिक कानून है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है, दोनों बताना है सही है या नहीं। तो कथन बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात सही है। और यह इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले जो पाल शासक थे, कौन? जो पाल शासक थे वह 12वीं सदी तक काफ़ी कमज़ोर हो गए थे तथा उनका जो राज्य था वह समाप्त हो गया था। और फिर उसके बाद तुर्कों ने, किन्होंने? तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया था। यद्यपि संरक्षण के अभाव में वह पहले ही महत्वहीन हो चुका था, इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका ये सही जवाब भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना करी थी? तो वह किसने करी थी? वह विग्रह राज ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चौहान वंश की जो स्थापना है, किसकी? चौहान वंश की जो स्थापना है वह वासुदेव ने करी थी। किन्होंने करी थी? वासुदेव जी ने करी थी। इस वंश के शासक जो हैं वह विग्रहराज चतुर्थ हुए थे। कौन? विग्रहराज चतुर्थ हुए थे, जिन्हें हम बीसल देव के नाम से भी जानते हैं।
क्या, जिन्हें हम बीसल देव के भी नाम से जानते हैं। इनका जो शासनकाल है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक रहा है। यह जो विग्रहराज जो थे यह एक कवि भी थे और यह एक लेखक भी थे। और विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। किसकी? हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। इस नाटक के कुछ अंश जो हैं वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, उनकी दीवारों पर कुछ इसके अंश जो हैं वह उत्कीर्ण किए गए हैं। उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था सोमदेव। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सोमदेव। इन्होंने ही ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। उन्होंने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना भी करी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर उसकी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर सोमेश्वर के पुत्र थे जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद ये शासक बने जिन्हें इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और पृथ्वीराज तृतीय को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य भी इनको हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह जो प्रयुक्त हुआ है वह पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शासक जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? तो वह कौन थे? वह पृथ्वीराज तृतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इसके पहले इन्होंने एक कॉलेज का निर्माण जो है वह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि योगिनीपुर जो है वह किसका प्राचीन नाम है? तो योगिनीपुर है वो दिल्ली का प्राचीन नाम है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगिनीपुर था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और योगिनीपुर जो है दिल्ली का पुराना नाम है। इल्तुतमिश को कुछ स्रोतों में योगिनीपुर का शासक भी कहा जाता है। और इलाहाबाद का पुराना नाम सबको पता है प्रयाग था। और वाराणसी का जो पुराना नाम था वह काशी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो अति महत्वपूर्ण जो समुद्र पत्तन था वह किसको माना जाता था? वह माना जाता था मोटुपल्ली को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित मोटुपल्ली जो है वह काकतीय राज का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री पत्तन जो है वह माना जाता था। और काकतीय राज्य की जो राजधानी थी वह क्या थी? वह वारंगल थी। क्या थी? उसका नाम वारंगल था, जिसकी समृद्धि और महत्व का उल्लेख जो है वह इटली का एक यात्री था जिसका नाम था मार्को पोलो। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मार्को पोलो। इसने भी किया है। और लगभग 13वीं शताब्दी में के प्राप्त गणपति शासकों के शिलालेखों में इस पत्तन से आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की हमें सूची भी मिलती है, जिसमें पहले नंबर पे हाथी दांत को माना जा सकता है, दूसरे नंबर पे मोतियों को माना जा सकता है, तीसरे नंबर पे रेशम को माना जा सकता है, चौथे नंबर पे काली मिर्च को माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और एक तरफ दे रखा है मध्यकालीन भारतीय राज्य और दूसरी तरफ देख रखा है कि वह वर्तमान किस क्षेत्र में है। तो इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो चंपक है ना, क्या ये मध्य भारत से रिलेटेड है? नहीं, चंपक जो है ये मध्य भारत से रिलेटेड नहीं है। तो चंपक रिलेटेड किससे है? चंपक रिलेटेड है
चंबा से। कहाँ से? चंबा से। और चंबा जो है वो कहाँ पर है? वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और जो दुर्गर है वह जम्मू से रिलेटेड है, ये बात सही है। और तीसरा जो कुतूल है, क्या ये मालाबार से रिलेटेड है? मतलब केरल? नहीं, ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है। या जो आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, ठीक है, कुल्लू मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश का है, वह इससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? जो होयसल है, होयसल की जो राजधानी थी वह क्या थी? वह द्वार समुद्र थी। और जो पांडे की राजधानी थी वह मदुरा थी। ये दोनों सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ये पूछ लिया जाए यादव की राजधानी वारंगल नहीं थी, तो यादवों की राजधानी क्या थी? यादवों की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी। ये जो पहले नंबर पे दे रखा है ना, ये यादवों की राजधानी देवगिरी थी और काकती की राजधानी जो थी वह वारंगल थी और होयसल की द्वार समुद्र ही थी और पांडे की मदुरा थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह बी भी होगा और सी भी वो डी भी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आयात पर मार्को पोलो भारतीय धन के एक बड़े भाग के अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? तो किसके अपव्यय पर? वह घोड़ों के अपव्यय पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इतालवी यात्री जो था जिसका नाम था मार्को पोलो, इसने दक्षिण भारत की यात्रा कर पांड्य राज्य की आर्थिक उन्नति का विवरण प्रस्तुत किया है, किंतु वह दक्षिण भारत के शासकों द्वारा ईरान से घोड़े के आयात पर दुख प्रकट करता है, क्योंकि देश के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वह घोड़े की खरीद पर व्यय किया जाता था। इस कारण की जो पुष्टि है वह समकालीन अन्य इतिहासकारों ने भी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह जो कथन है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है, यह कथन एम हबीब का है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरी के आक्रमण और विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ और तुर्कों की इन विजयों के परिणाम केवल राज सत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन भी हुआ था। और फिर उसके बाद मोहम्मद हबीब, कौन? मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हबीब ने इन परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। किसकी? शहरी क्रांति की जो है वह संज्ञा दी है। उनके अनुसार तुर्कों ने औद्योगिक और सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति और सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका। इस तरह हबीब जो है वह उत्तर भारत पर तुर्की विजय को भारत के शहरी कारीगरों की क्रांति जो है वह मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है एम हबीब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में कागज़ का प्रयोग जो है वह कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो कागज़ का प्रयोग है वह 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कागज़ का आविष्कार का जो श्रेय है वह किसको दिया जा सकता है? वह चीन को दिया जा सकता है। चीन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काइलून। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम नोट कर लीजिएगा, काइलून। इनको जो है वो कागज़ के आविष्कार का श्रेय जो है वह दिया जा सकता है। इन्होंने हान राजवंश के समय, कौन से? हान राजवंश के समय में कागज़ का आविष्कार किया था और चीन के बाद भारत में कागज़ का निर्माण और उपयोग हुआ था। भारत में इसका जो प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था और भारत में कागज़ बनाने की सबसे पहले कारखाना जो है वह कश्मीर में लगाया गया था। कहाँ पर? वह कश्मीर में लगाया गया था, जिसे वहाँ के सुल्तान जो थे जिनका नाम था जैनुल अबीदीन, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था जैनुल आबिदीन, इन्होंने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है जिसका जो लेखा पद्धति है हमें निम्नलिखित में से किस विषय पर जानकारी देता है? यह जो है हमें विधिक दस्तावेजों की जानकारी देता है।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और 13वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है जिसका नाम है लेखा पद्धति, इसका जो विषय है वह विधिक दस्तावेज के संबंध में जानकारी देता है। इसके लेखक का नाम जो है वह अज्ञात है, मतलब हमें पता ही नहीं है। इस पुस्तक में सल्तनत की स्थापना से पूर्व के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और पुस्तक में विभिन्न राजाओं के मध्य की गई संधियों, प्रशासन संबंधी नियम, न्याय पद्धति, जाति पद्धति, दास प्रथा, स्त्री दशा, तलाक, विधवा पुनर्विवाह आदि के बारे में जो है हमें जानकारी दी गई है। कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं कि लेखा पद्धति से राजपूतों का सैन्य चरित्र भी परिलक्षित होता है। इसमें राजा द्वारा सैन्य सेवाओं के बदले भूमि अनुदान का उल्लेख भी हमें मिलता है। और इससे हमें लेखा पद्धति जो है वह गुजरात और पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों के नमूनों का भी एक संग्रह जो है वह माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए लिखा है। तो वह आदमी कौन था? वह आदमी था शिहाबुद्दीन अल उमरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और यह कहाँ का रहने वाला था? यह जो है यह दमिश्क का रहने वाला था। और जो दमिश्क है वो कहाँ पर है? वो सीरिया है। यह यहाँ का निवासी था। उसने अपनी रचना जो है मसलिक अल अबसर फी ममलिक अल अमसर में भारत का विस्तृत वर्णन किया। बहुत लंबा नाम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन लीजिए केवल। अब्दुल रज्जाक जो था, जो फ़ारस का यात्री था। अब्दुल रज्जाक जी जो दूसरे नंबर पे दे रखा है, या कहाँ का यात्री था? या फ़ारस का यात्री था। इसने विजयनगर की यात्रा की थी। और जो इब्न बतूता जो दे रखा है, इसने मोहम्मद तुगलक के काल में यात्रा की थी। किसके? मोहम्मद तुगलक के काल में भारत ही आया था। और जो लास्ट दे रखा है अल बरूनी जो था वह महमूद गजनबी के समय आया था। महमूद गजनबी के समय जो है वह भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह मार्को पोलो से रिलेटेड नहीं है भाई। मार्को पोलो जो है वह इतालवी यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय अभी मैंने बताया था कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है ना वो इब्न बतूता आया था। कौन आया था? क्या मैं लिख रहा हूँ? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो है वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब काल में। ठीक है, चलिए अगले इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें से फिर से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो सिकंदर लोदी से रिलेटेड अब्दुल रज्जाक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब्दुल रज्जाक जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, यह एक फ़ारसी यात्री था। और अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1443 में देवराय द्वितीय, किसके काल में? देवराय सेकंड के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लीजिए। तो निकोलो कोंटी है जो है वह कहाँ का रहने वाला था? वह इटालियन था। ए का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद अथानिसस निकीतन जो था वह कहाँ से था? वह रूसी था। तो बी का हो जाएगा 1। फिर जो अब्दुल रज्जाक जो है वो कौन था? वह ईरानी था। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4। और फिर उसके बाद डोमिंगो जो था वो पुर्तगाली था। तो डी का हो जाएगा 3। तो 2143 किस में है? वह है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए अब एक काम करिए, आप एक चार्ट पेपर आप बना सकते हैं। उस चार्ट पेपर में आप 3 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम में लिखिएगा यात्रियों का नाम, दूसरे कॉलम में आप लिखिएगा उनका निवास स्थान क्या था, उनका निवास स्थान जो है वह क्या था वो भी लिखिएगा। और तीसरे नंबर पे आप शासकों के बारे में लिखिएगा कि वो किसके शासनकाल में आए थे। मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप नोट करते चलिए। पहले में लिखिएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था वह 1292 से लेके 93 ईस्वी के बीच में आया था। और यह वेनिस का रहने वाला था। वेनिस यानी कि इटली का रहने वाला था। और यह पांड्य नरेश मारवर्मन
कुलशेखर के शासनकाल में आया था। दूसरे नंबर पे नोट करिएगा इब्न बतूता, जो कि 1333 से लेके 1347 ईस्वी तक भारत में था, और यह मोरक्को का रहने वाला था, यानी कि अफ्रीका का रहने वाला था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तीसरे नंबर पे नोट डाउन करिएगा निकोलो कोंटी, जो कि 1420 से लेके 22 ईस्वी तक भारत में रहा था, और यह इटली का रहने वाला था, और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। फिर चौथे नंबर पे लिखिएगा अब्दुल रज्जाक, ये जो है यह 1443 ईस्वी में भारत आया था, और यह खुरासान फारस का रहने वाला था, और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पाँचवें नंबर पे नाम नोट कर लीजिएगा एथेनेसियस निकिटिन, जो कि 1470 ईस्वी में भारत आया था और 1474 तक रहा था। यह रूस का रहने वाला था, और यह मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। फिर उसके बाद छठवें नंबर पे नोट करिएगा डुआर्ट बारबोसा, जो कि 1500 ईस्वी में आया था और 1516 तक भारत में रहा था, ठीक है, और यह पुर्तगाल का रहने वाला था, और यह कृष्णदेव राय के समय में आया था। सातवें नंबर पे नाम नोट करिएगा डोमिंगो पायस, जो कि 1520 ईस्वी में भारत आया था और 1522 तक रहा था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, और यह कृष्णदेव राय के समय आया था। आठवें नंबर पे नाम नोट करिएगा फर्नांडीज नूनीज, जो कि 1535 ईस्वी में भारत में आया था और 37 तक रहा था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, और यह अच्युत राय के समय आया था। और लास्ट 9वें नंबर पे लिखिएगा सैयद अली रईस, जो कि 1554 ईस्वी में भारत आया था, 55 तक रहा था, और यह तुर्क का रहने वाला था, और यह जो आया था वह सुल्तान अहमद शाह तृतीय के शासनकाल में आया था। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि फिर से आपको इस सही सुमेलित बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है। जो मार्को पोलो है वह इटली से रिलेटेड है, सही बात है। फिर उसके बाद जो इब्न बतूता है मोरक्को से रिलेटेड, सही बात, पहला भी सही दूसरा भी सही। निकितन जो है रूस से रिलेटेड है, सही है। सैयदी अली रईस तुर्की से रिलेटेड है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1 2 3 4 चारों सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता मोरक्को से रिलेटेड, बिल्कुल सही। मार्को पोलो इटली से रिलेटेड, बिल्कुल सही। नूनीज जो है पुर्तगाल से रिलेटेड, बिल्कुल सही। अब्दुल रज्जाक टर्की से रिलेटेड, नहीं। अब्दुल रज्जाक जो था वह फ़ारस से रिलेटेड था, और फ़ारस में कहाँ से? फ़ारस में खुरसान नामक जगह से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न यात्रियों के पधारने का क्या क्रम रहा? पधारने मतलब भारत आने का क्रम। इब्न बतूता जो था वह 1333 से लेके 47 के बीच में आया था। ट्रेवर नियर जो है वह 6 बार भारत आया था, जो कि 1638 से लेके 1663 तक वो भारत आता रहा है। अलबरूनी जो है वह 1025 ईस्वी में आया है, और जो मनूची है वह 1653 ईस्वी में आया है। तो सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले अलबरूनी ही आया है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको क्या करना है? फिर से आपको कालानुक्रम में ही लगाना है, ये देख लीजिए। अब सब सन लिखते हुए चले जाइए। सन लिखते हुए चले जाने का मतलब ये है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा जो राजधानी का स्थानांतरण किया गया था, कब किया गया था? यह किया गया था 1326-27 ईस्वी में। अफगानपुर षड्यंत्र जो है वह 1325 ईस्वी में हुआ था। कब? 1325 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद उसके नीचे आते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी वो 1296 में हुई थी, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए थे? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और एक चार्ट पेपर और बना लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा वंश, और दूसरी तरफ लिखिएगा संस्थापक। उनका टाइम पीरियड भी बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ लिखिएगा संस्थापक। ओके, तो पहले वंश का नाम लिखिए गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश है, जो कि 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दूसरे नंबर पे लिखिएगा खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। इसके जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पे नोट करिएगा तुगलक वंश,
जो कि 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक था, जिसकी स्थापना जो है वो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। चौथे नंबर पे नोट करिएगा सैयद वंश, जो कि 1414 से लेके 1451 तक था, जिसकी स्थापना जो है वह खिज्र खां ने करी थी। किन्होंने करी थी? खिज्र खां ने करी थी। पाँचवें नंबर पे नाम नोट करिएगा लोधी वंश, जो कि 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक थी, जिसकी स्थापना जो है वह बहलोल लोधी ने की थी। किसने? बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। तो 5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के नीचे दिए गए वंश का सही कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले खिलजी आया, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए, लोधी के बाद मुगल आ गए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट का सही आंसर जो है वह चुनकर आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे गुलाम, फिर उसके बाद आए थे खिलजी, फिर उसके बाद आए थे सैयद, फिर उसके बाद लास्ट में आए थे लोधी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से कालक्रम में बताना है। रुकनुद्दीन जो है वह 1236 ईस्वी में, मुबारक खान जो है वह 1316 ईस्वी में, फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेके 1358 ईस्वी में, फिर उसके बाद आलम शाह जो है वह 1443 से लेके 1451 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता जो है वह हिंदू थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो की भी माता हिंदू थी, गियासुद्दीन तुगलक की भी माता हिंदू थी, फिरोज तुगलक की भी माता हिंदू थी, और सिकंदर लोदी की भी माता हिंदू थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही है और कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो पहला कथन बोल रहा है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट दुर्ग में 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। सही बात है? हाँ सही बात है, सही बात है। फिर दूसरा है कि 1339 में नागरकोट अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था। गलत बात है। फिर 1348 ईस्वी में राजा पूरन चंद ने कांगड़ा दुर्ग को वापस प्राप्त कर लिया था। गलत बात। फिर अमीर तैमूर की वापसी के पश्चात हरिचंद 1405 ईस्वी में कांगड़ा के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। सही बात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सही काल में फिर लगाना है। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 में हुआ था। अलाउद्दीन का देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ था वह 1296 में हुआ था। तुगरिल का जो विद्रोह हुआ था वो 1279 ईस्वी में हुआ था। और बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में हुई थी। इसका सही काल क्या है? वह क्या है? वह है 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सल्तनत की केंद्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता है? कौन सा व्यापारी कौन सा होता था जो सबसे बड़ा ओहदा रखता था? वह होता था नायब ई मुल्क। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो वह कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दीवाने बंदगान जो था वह तुगलक से रिलेटेड था। ठीक है। और जो बस इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही मतलब ठीक सुमेलित है? इसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ठीक सुमेलित है। तो कौन सा इसमें से ठीक सुमेलित है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अमीर हाजिब जो था वो एक दरबारी शिष्टाचार होता था, और बरीद मुमालिक जो होता था वो जासूस का प्रभारी होता था। सरजनदार जो होता था वह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था, और दीवाने बंदगान जो होता था वह दास विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? कौन सा था? वो था दीवाने इंसा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सही सूची को मिलाना है। तो दीवाने अर्ज जो है वह सेना विभाग से संबंधित था, तो ए का 4,
फिर दीवाने रिसालत जो है वह धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, तो ये हो जाएगा 1। और दीवाने इंसा जो है वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, तो सी का हो जाएगा 2। फिर दीवाने वजारत जो है वह वित्तीय मामलात से संबंधित था, तो ये हो जाएगा 3। 41-23 जो है वह किस में है, वह है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने इंसा जो है वो दान विभाग से रिलेटेड नहीं है। अगर दान विभाग से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है? यह जो है वह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? यह जो था वह पताकाओं से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो शब्द है वह दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता था? तो वह शब्द कौन सा था? वह शब्द बरीद था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? वह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मुहैयान गुप्तचर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसकी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।